वेलकम टू सेंट विल्फ्रेड ऑनलाइन क्लासेस। लीगल रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये लेक्चर है जिसके अंदर लास्ट टाइम हमने स्टाइल शीट और उसके ही रिगार्डिंग कुछ दूसरी चीज़ों की बात की थी। इसमें टेंस भी इंक्लूड था और भी चीज़ें थी, वर्ड, ठीक है। लेकिन ये सब के सब जो आपका 7th मॉड्यूल है उसमें आ रहा है। लेकिन अगर उसके ऊपर जो 6th मॉड्यूल दिया हुआ है उसको भी अगर हम देखें तो उस 6th मॉड्यूल को पढ़ने पे पता लगता है कि 6th और 7th दोनों के दोनों एक ही टॉपिक से जुड़े हुए हैं। यानी कि प्रोजेक्ट कैसे बनाते हैं, घुमा फिरा के बात इतनी सी है, ठीक है। तो प्रोजेक्ट यूं तो हर एक सब्जेक्ट के होते हैं, हर एक फील्ड में होते हैं, लेकिन आप लॉ के फील्ड में हैं तो लीगल सब्जेक्ट के अंदर लीगल प्रोजेक्ट कैसे बनाया जाएगा, उसको किस तरह से प्रेजेंट किया जाए, उसकी बात यहाँ पर की गई है। तो इस लेक्चर के अंदर हम 6th मॉड्यूल जो है उसको पूरा ही कवर कर रहे हैं और बहुत इजी सा है और ऐसा कुछ भी नहीं है कि इसमें से ऐसा कुछ मैं नया बताऊं जो आपने अब तक किया नहीं होगा। आपने जितने भी प्रोजेक्ट बनाए हैं जिसको हम मिनी प्रोजेक्ट बोलते हैं, लीगल प्रोजेक्ट ही है, क्योंकि ए प्रोजेक्ट विच इज मेड अपॉन लीगल सब्जेक्ट, लीगल टाइटल, दैट इज लीगल प्रोजेक्ट, ठीक बात है। तो फिर भी चूंकि आपके ये मॉड्यूल में है तो एक बार इसको समझ लेना ठीक रहेगा। छोटा सा ये लेक्चर है। पहली चीज है टाइटल। टाइटल मतलब चैप्टर का टाइटल नहीं, टाइटल मतलब वो टॉपिक जिसके ऊपर आप प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। जो हम प्रोजेक्ट के अंदर जो चैप्टराइजेशन करते हैं कि चैप्टर नंबर 1 ये है, चैप्टर नंबर 2, वो उसकी चैप्टर की हेडिंग है। लेकिन जब बात की जाती है टाइटल की, टाइटल ऑफ प्रोजेक्ट मतलब टॉपिक ऑफ प्रोजेक्ट। जैसे कि किसी को अगर एडल्ट्री के ऊपर बनाना है तो वो प्रोजेक्ट बनाना है तो उसका टॉपिक हो जाएगा एडल्ट्री, या जो भी दिया गया है, जो अलॉट किया गया है, ठीक है ना। तो आप लोगों को जो हम प्रोजेक्ट टॉपिक देते हैं दैट इज टाइटल, ठीक है। तो इसमें इतनी सी बात है। अच्छा, टाइटल लिखने का एक तरीका होता है। टाइटल हमेशा फ्रंट पेज पे लिखा जाता है। फ्रंट पेज मतलब वो फर्स्ट पेज जो दिखते ही सामने नजर आ रहा है, जिसके ऊपर आप लोग लिखते हैं सबसे पहला, उसको हम नंबरिंग नहीं देते हैं, बिना नंबरिंग का होता है फ्रंट पेज। तो मैं मान लेता हूं यहां पर ये फ्रंट पेज है, मैं चलो यहीं से मान लेता हूं ये आपका फ्रंट पेज है। इस फ्रंट पेज के ऊपर सबसे ऊपर तो उस डिपार्टमेंट का नाम आता है जहां पर आपको ये पेश करना है या जिसने आपको वो टॉपिक अलॉट किया है। जैसे कि सेंट विल्फ्रेड ने किया है तो यहाँ पर सेंट विल्फ्रेड कॉलेज करके आ जाता है। लेकिन जहां बात टाइटल की है मैं उस पर आ रहा हूं। टाइटल उसके नीचे लिखा जाएगा और जो लिखा जाएगा वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाएगा, ठीक है। चाहे वो प्रोपोजिशन ही क्यों ना हो, 2 into A वगैरह ये जो है सब के सब कैपिटल लेटर में आते हैं। जैसे कि मैंने कहा एडल्ट्री, तो या मैं पूरा बोल देता हूं लॉ ऑफ एडल्ट्री इन इंडिया, ठीक है। तो लॉ ऑफ एडल्ट्री इन इंडिया, तो मैं इसको LAW लॉ कैपिटल में लिखा, OF भी कैपिटल में लिखूंगा, एडल्टरी इन इंडिया, ठीक है। तो ये कैपिटल लेटर में आता है। आप अगर हाथ से लिख रहे हैं तो भी कैपिटल में आएगा, लेकिन अगर आप टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर में तो ये सिर्फ कैपिटल में नहीं आएगा बल्कि ये बोल्ड लेटर्स में भी आएगा। इसको बोल्ड कर दिया जाएगा, कंट्रोल B दबा के बोल्ड हो जाता है, आपको पता है। आप हाथ से लिख रहे हो या फिर टाइप करके कर रहे हो, ये ध्यान रखें कि ये टाइटल जो है पेज के बीच में आता है, ठीक है ना। पेज जितना बड़ा है आपका उसके बीच में आएगा। नेक्स्ट है नेम एड्रेस ऑफ ऑथर। अब ऑथर क्या है? ऑथर मतलब रिसर्चर, जिसने रिसर्च किया, जो प्रोजेक्ट बना रहा है, ठीक है। सबमिट कराने कौन गया? हो सकता है कि प्रोजेक्ट मैंने बनाकर मैंने आपको दे दिया कि जाकर सर को या मैडम को दे दो, तो सबमिट आपने करवाया। अगर वहां पर ये फैसिलिटी है कि जो सबमिट करवाने आएगा वो साइन करके जाएगा, तो वहां पे जमा कराने तो आप गए, मैं तो नहीं गया। तो सबमिट कराते टाइम आप साइन करोगे और यू आर ऑथराइज्ड ऑन माय बिहाफ। लेकिन क्या आप इससे ऑथर हो गए? ऑथर आप नहीं हुए, ऑथर तो मैं ही हूं। ऑथर यानी मालिक, मालिकाना हक जो रखता है उस प्रोजेक्ट पर, यानी मेहनत मेरी हुई और नाम आपका हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना।
तो नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑथर ये आना जरूरी है, ये भी फ्रंट पेज की बात है। आएगा कहां? इसके नीचे आएगा और राइट साइड में आता है, कायदे की बात ये। अच्छा देखो, जो कुछ भी मैं यहां बता रहा हूं इसका आपके जो प्रोजेक्ट आप बनाते हो उससे कोई लेना देना नहीं है। आपको प्रोजेक्ट वैसे ही बनाने होते हैं और वैसे ही बनाने हैं जैसे कि आपको कॉलेज से डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। यहां जो मैं बता रहा हूं ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो कि अपनाया जाता है हर एक रिसर्च के अंदर। आपको प्रोजेक्ट कैसे बनाने हैं वो आपको जो कॉलेज से बताया हुआ है उसको फॉलो करना है, ठीक है ना। तो राइट साइड में ऑथर का नाम आता है, रिसर्च का नाम आता है। जैसे कि आप लोग लिखते हो सबमिटेड बाय, मैं आपको आपके प्रोजेक्ट्स का रेफरेंस दे रहा हूं सिर्फ इसलिए ताकि आपको समझ में इजीली आ जाए, ठीक है ना। बाकी चीजें वैसे ही होंगी जैसे कि अब तक होती आई हैं। तो ऑथर, इसका नेम एंड एड्रेस, नाम भी और पता भी। तो मैं इधर लिख देता हूं सबमिटेड बाय। तो सबमिटेड बाय लिखकर और नीचे इसके नाम आएगा। जैसे किसी का नाम राधेश्याम है मान लेते हैं, चलो बड़ा नाम छोटा नाम ले लेते हैं, मोहन नाम है किसी का, तो यहां पे लिख देंगे मोहन और सरनेम जो भी लगाता है। जैसे मान लेते हैं शर्मा नाम बहुत फेमस, चलो तो शर्मा लगा दिया जी, मोहन शर्मा। तो मोहन शर्मा लिखना सही है क्या? नहीं, नहीं है। तो आप सोचेंगे सर जिसका नाम मोहन शर्मा उसको मोहन शर्मा लिखेंगे और तो क्या लिखेंगे? बात तो सही है, लेकिन एक रिस्पेक्ट होती है। आप दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, आप अपने आप को रिस्पेक्ट दीजिए। आप चाहते हो कि आपको रिस्पेक्ट मिले तो पहले आप खुद अपनी रिस्पेक्ट करना सीखिए। तो मोहन शर्मा नहीं, मिस्टर मोहन शर्मा। और अगर लड़की है तो मिस आ जाएगा, और अगर मैरिड है तो मिसेज आ जाएगा, ठीक है। इसको तो मैं मिटा देता हूं, मान लेता हूं कि मिस्टर ही है। मानना क्या है, मोहन है तो लड़का ही है, मिस्टर ही लगाएगा। इसके आगे इसमें लिखा है एड्रेस, तो एड्रेस इसका आ जाएगा मोहन शर्मा का जो भी है। अब यहां पर एड्रेस वर्ड लिखना कोई कंपलसरी नहीं है, लिख भी दो तो भी चलेगा, ना लिखो तो भी चलेगा, ठीक है। यहां पर मोहन शर्मा के आगे कॉमा आ जाएगा और यहां पर एड्रेस आ जाएगा उसका जो भी एड्रेस है। और एड्रेस का मतलब कंप्लीट एड्रेस होना चाहिए, और एक कंप्लीट ही नहीं बल्कि ये पोस्टल एड्रेस होना चाहिए। पोस्टल एड्रेस में क्या फर्क होता है? पोस्टल एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है कि उस एड्रेस पर अगर भेजेंगे तो अगर कोई पोस्ट भी भेजेंगे उस एड्रेस पर तो चली जाएगी। अब पोस्ट कैसे जाती है ये आपको मैं बताता हूं। देखो, कोई भी पोस्ट अगर आपको मेरे यहां भेजनी है तो आपको मेरे यहां का जो पोस्ट ऑफिस है उसका पिन कोड पता होना चाहिए। जो हमारे पिन कोड चलते हैं वो पोस्ट ऑफिस वाइज चलते हैं, ठीक है। तो आपके वहां पे जो पोस्ट ऑफिस है उसका पिन कोड क्या लगता है, जो पोस्ट ऑफिस लगता है उसका पूरा एड्रेस, ठीक है, आपके घर के पते के साथ, मकान नंबर, गली नंबर, जो भी आप लिखते हैं तो वो आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और सबमिटेड बाय तो ये है, लेकिन सबमिटेड टू वो भी तो आएगा ना, ठीक है। अब यहां पर डिपेंड करता है कि आप क्या लिखते हैं। यहां पर जैसे ये भी लिख सकते हैं सबमिटेड टू, या दूसरे वर्ड जो होते हैं वो होते हैं सुपरवाइज्ड बाय, ठीक है। और कई बार दोनों में फर्क होता है। सुपरवाइज आपने जो रिसर्च की थी उसमें सुपरवाइज तो किसी ने किया, ठीक है, और सबमिट आपको किसी और को करवाना है, तो ऐसी कंडीशन में दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है। देखो, सुपरवाइज जिसने किया उसको सबमिट किया जाए जरूरी नहीं है, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। ये बहुत छोटी छोटी बातें हैं और आपने प्रोजेक्ट बनाते आए हैं हमेशा, तो सिर्फ आपने अब तक लिखा होगा, मैं आपको बता रहा हूं कि वो एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो देयर इज डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड बाय एंड सबमिटेड टू, और वो दोनों एक भी व्यक्ति हो सकते हैं। और उसका क्या होगा, उसका भी यहाँ नाम आएगा, तो नाम वैसे ही आएगा, उसके नाम के आगे भी आप पहले मिस्टर या मिस या मिसेज लगाओगे। और हो सकता है कि उन्होंने जो है पीएचडी कर रखी है और डॉक्टर लगाते हैं तो डॉक्टर भी आ सकता है, ठीक है। डॉक्टर यहाँ भी आ सकता है, अगर आपने पीएचडी कर रखी है और उसके बाद में अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो फिर उसमें डॉक्टर आ जाएगा यहाँ पे आपके नाम के आगे, ठीक है ना। लेकिन इनका पूरा एड्रेस क्या होगा, एड्रेस यहाँ भी आएगा, लेकिन यहाँ एड्रेस कौन सा आएगा, यहाँ पे उनके घर का एड्रेस नहीं आएगा, यहाँ पे एड्रेस आएगा कि वो कौन से डिपार्टमेंट के अथॉरिटी हैं। जैसे कि अगर आप किसी
डिपार्टमेंट में काम करते हैं और आपको कोई रिसर्च करने को दी गई थी, तो अब ऐसी कंडीशन में आप अगर किसी अथॉरिटी को सबमिट करवा रहे हैं तो वो आपकी सीनियर अथॉरिटी होगी डेफिनेटली। तो अब वो सीनियर अथॉरिटी का यहाँ नाम आ जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि अमीन सर हैं, आपने उनको जमा करवाया तो यहाँ पर आ जाएगा डॉक्टर अमीन, और जो भी आगे लगाते हैं वो चौधरी या व्हाट्सएवर। अब उसके आगे यहाँ उनका घर का एड्रेस नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा वो सेंट विल्फ्रेड कॉलेज के वो फैकल्टी हैं, तो यहाँ पर सेंट विल्फ्रेड कॉलेज, और इसमें किस पोस्ट पर हैं भाई, वाइस प्रिंसिपल हैं, तो यहाँ पर आएगा डॉक्टर अमीन चौधरी वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट का नाम जरूर आएगा, ध्यान रखें, वाइस प्रिंसिपल सेंट विल्फ्रेड कॉलेज करके, ठीक है। तो पोस्ट जरूर लिखनी होती है। अगर आप अपने टीचर को दे रहे हैं तो यहाँ पर डॉक्टर मिस्टर जो भी है उनका नाम, फैकल्टी, और फैकल्टी अगर फैकल्टी तो जो है उनकी फैकल्टी पोस्ट लिख देंगे आप, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर एंड प्रोफेसर, वो लिखकर कॉलेज का एड्रेस आ जाएगा। तो यहाँ पर एड्रेस डिपार्टमेंट का आता है क्योंकि वो उस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, यहाँ पर आपका एड्रेस घर का एड्रेस आएगा, ठीक है। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ ऑथर हो गया। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट सिनॉप्सिस। देखो इसके अंदर और भी चीजें होती हैं लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर उन चीजों को इंक्लूड नहीं किया गया, ठीक है ना। बाकी चीजें और भी होती हैं और ये वही हैं जो आप अपने प्रोजेक्ट में लिखते हैं, तो मुझे पर्सनली नहीं लगता कि मैं उसके बारे में यहाँ पर अलग से कुछ बताऊं। नेक्स्ट इसके अंदर है वो है एब्स्ट्रैक्ट या सिनॉप्सिस। आपके सिलेबस में देखना उसमें लिखा हुआ है एब्स्ट्रैक्ट और सिनॉप्सिस, यानी कि दोनों में से जो भी लिखा जाए। तो क्या दोनों अलग अलग हैं? हाँ बिल्कुल, दोनों अलग अलग हैं। एब्स्ट्रैक्ट अलग होता है, सिनॉप्सिस अलग होता है। दोनों का पर्पस तो एक ही होता है लेकिन दोनों को लिखने का तरीका अलग अलग होता है। एब्स्ट्रैक्ट लिखा जाता है, चलो पहले समझ लो होता क्या है। एब्स्ट्रैक्ट या सिनॉप्सिस का मतलब है कि आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है उसकी एक तरह से समरी देना, ठीक है। अब एब्स्ट्रैक्ट किस तरह के प्रोजेक्ट में लिखा जाए, सिनॉप्सिस किस में लिखा जाए? तो एब्स्ट्रैक्ट जो है ये जनरली टेक्निकल और साइंटिफिक जो प्रोजेक्ट होते हैं उनके अंदर लिखा जाता है, और वही समरी अगर उनके अलावा दूसरे तरह के प्रोजेक्ट्स में लिखी जाएगी तो उसको हम सिनॉप्सिस कहते हैं। और ये हमेशा प्रोजेक्ट की जो रिसर्च के बारे में आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले ही लिखा जाता है, स्टार्टिंग में लिखा जाता है, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट या सिनॉप्सिस वही होता है। डिफरेंस होता है इंट्रोडक्शन में और एब्स्ट्रैक्ट में। इंट्रोडक्शन अलग है, यहां पे आप इंट्रोडक्शन नहीं दे रहे हो। इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि आप शुरुआती चीजें बताते हो कि इसके बारे में ये ऐसा ऐसा होता है, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट या सिनॉप्सिस के अंदर आप पूरी रिसर्च का एक समरी देते हो कि इसमें स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है, फिर बाद में हमने ऐसा किया, फिर बाद में इस तरह से कंक्लूजन ये निकला, ठीक है ना। तो वो एब्स्ट्रैक्ट या सिनॉप्सिस के अंदर कवर होता है। लेकिन इंट्रोडक्शन के अंदर आप कंक्लूजन शामिल नहीं करते हो, ठीक है ना। उसमें जस्ट आप उसका मीनिंग बताते हो कि क्या है, कहां से आया, थोड़ा बहुत हिस्ट्री टाइप की चीजें उसमें आ जाती हैं। तो इंट्रोडक्शन आपको समझ में आ गया होगा। अब एब्स्ट्रैक्ट और सिनॉप्सिस के अंदर जो फर्क है उसको हम यहाँ कवर कर लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट और सिनॉप्सिस में जो बेसिक फर्क मैंने बताया कि सिनॉप्सिस हर तरह के प्रोजेक्ट में लिखा जाता है लेकिन एब्स्ट्रैक्ट टेक्निकल या साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के अंदर ही लिखा जाता है। अब आप ये मत कहना कि सर लीगल के अंदर भी तो हम ये पढ़ते हैं कि लॉ इज वन काइंड ऑफ साइंस। वो ठीक है, लेकिन मैं प्योरली साइंटिफिक या प्योरली टेक्निकल चीजें हैं उनकी बात कर रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस आता है इसमें वो है कि एब्स्ट्रैक्ट छोटा होता है सिनॉप्सिस से भी, ठीक है। अगर मान लेता हूं कि लीगल प्रोजेक्ट आपने बनाया है, फॉर एग्जांपल आपने 50 पेज का बनाया, तो सिनॉप्सिस उसकी 2 या 3 पेज की हो सकती है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट 1 पेज का भी मुश्किल से होता है, आधा पेज जनरली, ठीक है ना। उसके अंदर ज्यादा सेंटेंस भी नहीं होते, तो खींच करके कोई 1 पेज का बना दे, अदरवाइज आधा पेज जनरली होता है। सिनॉप्सिस 1 पेज से लेकर 2-3 पेज तक की हो सकती है, ठीक है। इसमें पैराग्राफ भी होते हैं। सिनॉप्सिस जो है टेबुलर फॉर्मेट में भी हो सकती है, ठीक है ना। सिनॉप्सिस जब आपने बनाई तो हो सकता है कि आपने पैराग्राफ बना दिए, हो सकता है कि आपने एक टेबल बनाई और टेबल के अंदर आपने लिख दिया कि इस तारीख को ये हुआ, इसको ये हुआ, इसको ये हुआ। और इस एब्स्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट के अंदर पैराग्राफ फॉर्मेट में ही कंटेंट्स लिखे जाते हैं, ठीक है ना। समरी जो लिखी जाएगी वो पैराग्राफ फॉर्मेट में होगी, टेबल नहीं बनाते हैं। इसका मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल देता हूं। जैसे कि कोर्ट के अंदर फाइल पेश होती है,
तो फाइल के अंदर आपने सारे के सारे फैक्ट्स, इश्यूज वगैरह सब बता दिए, प्रॉब्लम बता दी, लेकिन उसकी एक सिनॉप्सिस, एक समरी भी साथ में ही पेश की जाती है फाइल के। अगर आपने लोअर कोर्ट में तो फिर भी इतना नहीं होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ऐसा होता है, मैंडेटरी है कि अगर आपने कभी हाई कोर्ट की फाइल देखी हो, कहीं पर इंटर्नशिप की हो या फिर कभी नजर पड़ी हो, ऐसा मौका आपको मिला हो, तो उसमें आप फाइल्स देखें, हर एक फाइल, चाहे वो रिट की हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो, कुछ भी हो, उसके अंदर जहां से मेन कंटेंट स्टार्ट होंगे उससे पहले ही 2 पेज या 1 पेज 3 पेज आपको सिनॉप्सिस के मिल जाएंगे, ठीक है ना। जैसे क्रिमिनल मैटर्स होते हैं तो उसके अंदर सिनॉप्सिस 1 पेज की हो जाती है, 1 पेज में कवर हो जाता है, क्योंकि क्रिमिनल मैटर में इतना लंबा नहीं होता। लेकिन अगर रिट की आपने कई फाइल पढ़ी हो तो रिट के अंदर 2 से 3 पेज तो आराम से सिनॉप्सिस के बन ही जाते हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर यही होता है कि आपने सिनॉप्सिस जो है पैराग्राफ फॉर्मेट में बना दी, और आप चाहो तो इंसिडेंट वाइज और क्रोनोलॉजिकल वे के अंदर आप वहां पर सिनॉप्सिस के अंदर टेबल बना सकते हैं। जैसे कि मोटर एक्सीडेंट का मामला है, तो मोटर एक्सीडेंट का मामला है तो उसमें किस तारीख को एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद में अगली तारीख को उसको इस हॉस्पिटल में भर्ती करा गया, फिर उसके बाद में इस तारीख को उसको डिस्चार्ज किया गया, उसके बाद में वो सिर्फ ओपीडी में जाकर ही अपना टेस्ट करवाता था, फिर इस तारीख को उसकी डेथ हो गई, इस तारीख को सर्टिफिकेट मिला, इस तारीख के बाद में यहाँ मैटर गया, फिर वहां से इस तारीख को अपील हुआ। तो वो सब के सब आप टेबल में बना सकते हो। जैसे आपको थोड़ा बना के दिखाता हूं मैं, जैसे कि ये सिनॉप्सिस है, तो इसके अंदर हमने ये कॉलम बना दिए, बन गई टेबल। तो यहाँ पे कोई डेट डाल दी, उस डेट को क्या कंटेंट्स हुआ, क्या फैक्ट हुए, वो यहाँ बता दिया। ऐसे ही फिर नेक्स्ट डेट, फिर यहाँ, तो ऐसा भी बना सकते हैं। तो ये सिनॉप्सिस तो हो सकता है, एब्स्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा एब्स्ट्रैक्ट और सिनॉप्सिस में अंतर क्या है, ठीक है ना। दोनों का पर्पज एक ही है कि हम पूरे प्रोजेक्ट की समरी बता रहे हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट ऑफ प्रोजेक्ट और डिवीजन ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट मतलब जो भी वर्ड्स आप उसमें लिख रहे हैं, जो भी उसमें मार्क्स आप बना रहे हैं, जो भी फिगर आप उसमें यूज कर रहे हैं, तो वो सब कुछ टेक्स्ट कहलाता है, TEXT। और ये जो टेक्स्ट है ये लेजिबल होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए। अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो राइटिंग आपकी ऐसी हो कि जिसको सबमिट किया जा रहा है वो समझ सके। आपको समझ में आ रहा है उससे मतलब नहीं है, सामने वाले को समझ में आए, ठीक है ना। और ये बात सिर्फ यहीं पर लागू नहीं होती है, आपके जो भी आंसर्स आप देते हैं किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी आंसर में, उसके अंदर भी चीज का ध्यान रखिए कि राइटिंग आपकी समझ में आने लायक होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि स्वर्णिम अक्षरों से लिखी हुई हो, लेकिन कम से कम इतनी तो हो कि जांचने वाला समझ सके। अगर उसको समझ में नहीं आएगा तो फिर वो आपको मार्किंग कहां से देगा, ठीक है ना। फिर आप चाहे ये कहो कि मैंने तो आंसर पूरा लिखा था, लिखा होगा भाई, वो आपको पता है ना, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। और हमेशा क्रोनोलॉजिकल वे में लिखना चाहिए, चाहे प्रोजेक्ट हो या फिर आपका कोई भी आंसर हो, ठीक है ना, ताकि सीक्वेंस से पता चले कि इसके बाद ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। पन्ने बार बार पलटने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उसी को हम बोलते हैं अच्छी ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो टेक्स्ट के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट है फुटनोट। तो फुटनोट हमेशा फुट में ही लिखा जाता है, किसके, पेज के, और उसको नंबरिंग देनी चाहिए, चाहे आप 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दो, या फिर कोई निशान बना दो, जैसे कि ऐसे, ठीक है ना, या ऐसे निशान बना दो। फुटनोट ऐसे लिखा जाता है। और फुटनोट जो भी लिखा जा रहा है, अगर आपने 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर दिया है, तब तो पता लग जाएगा कि यहां पर जैसे कि कोई भी पेज है उसमें आपने कुछ कंटेंट लिखना स्टार्ट किया, तो वहां पर अगर आप कुछ शो करना चाहते हैं कि ये कहां से लिया गया है, तो उसको आप वहीं पर ही 1 नंबर डाल दीजिए। जैसे कि आपने यहाँ कोई सेंटेंस लिखा और वो सेंटेंस आपने किसी पर्टिकुलर बुक से कॉपी किया था, तो आप वहां पर 1 नंबर डाल देंगे और उस 1 नंबर को यहाँ पर भी डाल देंगे और लिख देंगे कौन सी बुक है। जैसे कि टी भट्टाचार्य जी की बुक है तो यहाँ लिख देंगे टी भट्टाचार्य की ये वाली बुक करके आप पूरा लिख देंगे, ठीक है ना। ऐसे आपने बाद में कोई वर्ड लिखा या कोई सेंटेंस लिखा, तो वो सेंटेंस भी आपने कहीं से कॉपी किया था तो 2 नंबर डाल दो, फिर 2 नंबर पर यहाँ पे डाल दो कि कौन सी बुक से लिया था, ठीक है ना। तो नंबरिंग में थोड़ा सा इजी पड़ता है कि पता लग जाता है कि यहाँ पर 1 नंबर का मतलब ये 1 नंबर वाली बात है। लेकिन अगर हम डॉट डॉट डालेंगे तो डॉट डॉट से पता नहीं चलता कि यहाँ पर भी डॉट है, यहाँ पे डॉट है, तो कौन सी डॉट किसके लिए है, ठीक है ना, वो पता नहीं चलता। इसलिए फुटनोट में हम इसको यूज नहीं करते। कर सकते हैं तब जब उस पेज में सिर्फ एक ही फुटनोट हो, ठीक है ना। लेकिन अगर एक से ज्यादा है तो नंबरिंग का यूज करना फायदेमंद रहता है। ओके, और हर पेज के लिए अलग फुटनोट
होता है। फुटनोट हमेशा उस पर्टिकुलर पेज के लिए काम में लिया जाता है। अच्छा, इससे जुड़ी हुई एक चीज और है, वो है अपेंडिसेस, अपेंडिस, और इसका जो सिंगुलर फॉर्म है वो है अपेंडिक्स, प्लूरल हो जाता है अपेंडिसेस। ये क्या चीज है? ये भी फुटनोट का ही पर्पस सॉल्व करती है, लेकिन इसमें उसमें फर्क है। आपने उस पेज के ऊपर कुछ पॉइंट्स डाल दिए थे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, जो आपने फुटनोट में डाल दिया कि वो वहां से लिया है, लेकिन बाद में आपको कुछ चीजें ध्यान ऐसी आती हैं जो आपको लगता है कि ये चीजें भी इस प्रोजेक्ट में काम में तो आई हैं, लेकिन उनको फुटनोट में डालना पॉसिबल नहीं है किसी तरह से। तो अब आप उन सभी की एक लिस्ट बनाओगे और उस लिस्ट को पूरे प्रोजेक्ट के खत्म होने के बाद में सबसे लास्ट में, कंक्लूजन के भी लास्ट में आप डाल देते हो। ठीक है, उसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। और ये अपेंडिक्स कितनी होगी ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, रिसर्चर के ऊपर, चाहे तो 1 या 2 3 4 कितनी भी। ठीक है, इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल सीपीसी है। सीपीसी हम पढ़ते हैं, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, तो उसके अंदर लास्ट में अपेंडिक्स बनी हुई है, एक से ज्यादा बनी हुई है। अब अपेंडिक्स का नंबर डाल दो आप, 1 या 2 या 3 या ABC करके, कोई भी दिक्कत नहीं है उसमें। ठीक है, तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए होता है अपेंडिक्स, जिसको हम अंदर रिसर्च में किसी वजह से शो नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है इसके अंदर फुटनोट हो गया, अपेंडिक्स भी हो गया। जुडिशियल केसेस, जुडिशियल केसेस तो उसको लिखने का तरीका होता है। अगर आपने, मैं इसको तो मिटा देता हूं, अगर आपने कुछ लिखा है पेज के अंदर जो कि किसी केस के अंदर हेल्ड किया गया था, तो फिर अब आपको फुटनोट के अंदर उसको भी साथ में मेंशन करना पड़ेगा कि कौन से केस के अंदर ये लिखा गया था, ताकि आप उसको वहां पर शो कर सकें। और ऐसा करना जरूरी है क्योंकि आप कानून की लैंग्वेज को उसी लैंग्वेज में लिखोगे जिसके अंदर वो लिखा गया है। आप अपना कुछ भी रफ इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो मान लेता हूं कि यहां पर आपने कुछ लिखा और वो जो कुछ भी हेल्ड किया गया था वो एक स्टेटमेंट था जो किसी केस के अंदर हेल्ड किया गया था, तो यहां पर आप 1 नंबर डाल दीजिए, या जो भी नंबर चल रहा है, यहाँ पे 4 5 जो भी चल रहा है, तो वही नंबरिंग यहां डालकर इसमें यहां पर आप केस लॉ को मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मेंशन करेंगे कैसे, ये वैसे मैं क्लास में बता चुका हूं ऑलरेडी, फिर भी यहां बता रहा हूं। जैसे कि केस का नाम है, कौन सा लें, XYZ मान लेते हैं, या चलो कुछ रियल मान लेते हैं। MC मेहता का केस है, तो MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये लिख दिया। साइटेशन लिखोगे AIR या SCC जो भी लगती है, वो कौन से ईयर की है, तो यहां ईयर आ जाएगा, जैसे कि ईयर 1900 करके जो भी है, और उसका पेज नंबर क्या है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट का है तो यहां ऐसे लिखेंगे, और पेज नंबर जो भी है 1 4 5 जो भी है। ठीक है ना, तो इस तरह से लिखा जाता है साइटेशन। जुडिशियल केसेस, तो जुडिशियल केसेस का रेफरेंस जरूरी क्यों है, क्योंकि देखो ऊपर हेडिंग क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ स्मॉल लीगल प्रोजेक्ट। आप लीगल प्रोजेक्ट बना रहे हैं और उसके अंदर केस का रेफरेंस ही ना दो तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जुडिशियल केसेस हो गया। नेक्स्ट है समरी और कंक्लूजन। समरी शॉर्ट में दी गई है स्टार्टिंग में, उसको हमने सिनॉप्सिस या एब्स्ट्रैक्ट से कवर कर लिया है, तो वापस आपके सिलेबस में लिखा गया है, इसका कोई सेंस नहीं है। कंक्लूजन, तो कंक्लूजन हमेशा लास्ट में लिखते हैं। ठीक है ना, कंक्लूजन और सिनॉप्सिस में अंतर। सिनॉप्सिस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले रीडर को एक आइडिया देता है कि वो किस बारे में है, लेकिन एग्जैक्ट किन ग्राउंड्स पर आप उस प्रोजेक्ट के तह तक पहुंचे हैं और फिर रिजल्ट क्या रहा, वो कंक्लूजन में आता है। ठीक है ना, तो सिनॉप्सिस इज ब्रीफ, कंक्लूजन इज डिटेल्ड जजमेंट व्हाट यू ड्रॉन, वो कंक्लूजन में है। कंक्लूजन पैराग्राफ फॉर्मेट में होता है, टेबल फॉर्मेट में नहीं होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट की लैंग्वेज बहुत सोच समझकर इस्तेमाल करनी चाहिए। एक्नॉलेज आपको सिर्फ, एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या है पहले समझ लो। एक्नॉलेजमेंट का मतलब है कि जो
कुछ भी आप उसमें लिख रहे हो एक्नॉलेजमेंट वाले पेज के अंदर, ये वो सब चीजें हैं जिसको आप वेरीफाई करते हो कि ये सच है, ऐसा ही है। आप किसी के लिए थैंकफुल हो तो आप उसको एक्नॉलेजमेंट में लिख रहे हो, तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि उस व्यक्ति ने आपकी मदद की भी है। आप यूं ही किसी की मदद करने के लिए थैंकफुल नहीं लिख सकते। तो एक्नॉलेजमेंट मतलब रिसर्चर कुछ स्टेटमेंट लिख रहा है जो कि प्रोजेक्ट से रिगार्डिंग नहीं है, लीगल रिसर्च के रिगार्डिंग नहीं है, बल्कि वो उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए वो अपनी फीलिंग्स लिख रहा है उसके अंदर। ये फीलिंग्स है, उसकी पर्सनल फीलिंग्स है, ठीक है। तो वो एक्नॉलेजमेंट के अंदर आता है और ये हमेशा रिसर्च स्टार्ट करने से पहले ही लिखा जाता है, टेबल ऑफ कंटेंट से भी पहले। डेफिनेशन ये रिसर्च के दौरान कई जगह काम आ सकती है। पर्टिकुलर कोई डेफिनेशन आपको लिखनी है जो कहीं एक जगह या दो जगह काम आएगी, तो उसको आप जब रिसर्च चल रही है कंटिन्यू, तो उसके दौरान कहीं पर भी बीच में लिख सकते हैं। लेकिन अगर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसका बार बार रेफरेंस आएगा पूरे प्रोजेक्ट में, तो सही तरीका यह है कि आप उन वर्ड्स का मीनिंग और डेफिनेशन स्टार्टिंग के चैप्टर में ही कर दें, ठीक है। स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर के अंदर ही आप डेफिनेशन नाम से एक हेडिंग डाल दें और उसके अंदर आप उन वर्ड्स का मीनिंग वहीं क्लियर कर दें। और अगर वो मीनिंग किसी बेरेट से लिया गया है या किसी जजमेंट से लिया गया है, तो फिर अब आपको उसकी फुटनोट डाल देनी है। जैसे डेफिनेशन आपने यहां लिख दिया डेफिनेशन, ये आपने हेडिंग डाल दी, ठीक है। अब इसके अंदर वर्ड डाल दिया आपने एक्ट, तो एक्ट का मीनिंग आपने डाल दिया कि एक्ट इंक्लूड्स ओमिशन, ठीक है ना। तो अब ये कहां से लिया गया, आपको लगता है कि आपने किसी बेरेट से कॉपी किया है, तो आप यहां डाल दो एक नंबर, क्या, फुटनोट में, कि सेक्शन 32 आईपीसी, ठीक है। लेकिन ये तब है जब इस वर्ड का बार बार रेफरेंस उसमें लिखित प्रोजेक्ट में आएगा और इसका मीनिंग उस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में वही निकाला जाएगा जो आपने यहां लिख दिया। अगर आपको लगता है कि इसका मीनिंग कुछ और भी हो सकता है कहीं पर, तो आप इसमें यहां साफ लिख दे अनलेस कॉन्ट्रेरी एक्सप्रेस्ड, तो वहां पर अगर कुछ और मीनिंग होगा तो फिर वही निकाला जाएगा, ठीक है। या फिर आप वहां लिख दें नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग मेंशन्ड इन डेफिनेशन क्लॉज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, हियर दिस वर्ड मींस दिस, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो डेफिनेशन वाला हो गया। नेक्स्ट लास्ट जो इसमें है वो है टेबल्स। आपके सिलेबस में बस वर्ड लिख दिया टेबल। अब टेबल का मतलब, टेबल तो दो तरह की होती है, एक टेबल जैसे कि मैंने आपको यहां बताया सिनॉप्सिस में, और एक टेबल होती है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो हम कौन से माने, तो हम दोनों ही कवर कर लेते हैं। देखो, टेबल ऑफ कंटेंट्स जहां होती है वो आपके पूरे प्रोजेक्ट को एक टेबुलर फॉर्मेट में बताता है कि आप आगे कौन कौन सी चीजें कौन से पेज से लेकर कौन से पेज तक शामिल कर रहे हैं। जैसे कि आपके चैप्टर 1 है वो 1 से लेकर 5 नंबर पेज तक का है, तो आप टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखेंगे कैसे, इसका तरीका आपको बता देता हूं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स तो सही से लिखते हैं, लेकिन अधिकतर स्टूडेंट्स के साथ मैंने प्रॉब्लम देखी है कि उनको इसका जरा भी सेंस नहीं है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स लिखते कैसे हैं। तो टेबल ऑफ कंटेंट्स का सही और स्टैंडर्ड तरीका आपको मैं यहां बता रहा हूं, जिसको आप अपनाएं ताकि प्रोजेक्ट जब जमा कराओ तो उसको आप अच्छे से प्रेजेंट कर पाओ, वो अच्छा दिखता है और हमें भी जो है थोड़ा सा वो सही लगता है कि चलो आपने मेहनत की है, आपने दिमाग लगाया है, और फिर उसका एक लुक अलग ही आता है, वो आपकी मेहनत शो करता है। अब वो क्या है, जैसे कि ऊपर हेडिंग डाल दिया अपन ने टेबल ऑफ कंटेंट्स। अब ये जो हेडिंग है, ध्यान रहे जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की भी हेडिंग और टेबल ऑफ कंटेंट्स ये जो वर्ड लिखे हैं ये बोल्ड लेटर में होंगे और कैपिटल लेटर में होंगे, बोल्ड एंड कैपिटल। इसको अंडरलाइन कर दीजिए। अब यहां पर आप लगाओगे सीरियल नंबर, ठीक है, ये है पर्टिकुलर्स, और यहां आता है पेज नंबर। ये स्टैंडर्ड तरीका है। सीरियल नंबर 1 2 3 4 चलते रहेंगे। एक नंबर पर क्या है, चैप्टर 1 है। फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 की हेडिंग क्या है, तो वो भी यहीं लिख दो इसके नीचे या बराबर सामने, जैसे कि इंट्रोडक्शन, तो वो यहीं लिख दो, ठीक है। पेज नंबर कहां से कहां तक, भाई 1 से लेकर 10 तक है तो 10 तक लिख दिया। फिर दूसरा नंबर भाई चैप्टर 2 है, उसकी हेडिंग और उसका पेज नंबर 11 से लेकर 20 तक जितना भी है, तो इस तरह से लिखा जाता है। ये एक सही तरीका है। तो आप लोग स्टूडेंट्स इसको ध्यान दीजिए कि प्रोजेक्ट बनाओ थोड़ा सलीके से बनाओ, ठीक है ना, ताकि आपके अंदर वो हैबिट डेवलप हो सके। तो ये तो होगी टेबल ऑफ कंटेंट्स। एक दूसरी टेबल भी होती है। दूसरी टेबल क्या है
कि आपके पास कोई डेटा है रिसर्च के अंदर जिसको आप ये चाहते हो कि टेबुलर फॉर्मेट में शो किया जाए, तो आप वैसे भी इसके अंदर शो कर सकते हो डेटा को। ठीक है, तो वो तो इजी है, समझ जाओगे आप। एक है यहां पर इलस्ट्रेशंस। तो इलस्ट्रेशंस देना कोई मैंडेटरी नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें, लेकिन इलस्ट्रेशन दिया जा सकता है, दिया जाना भी चाहिए अगर आप डिटेल्ड प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उससे थोड़ा सा इंपैक्ट अच्छा पड़ता है। लेकिन जहां मैं बात करूं लीगल रिसर्च प्रोजेक्ट की, तो लीगल रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए आपको केसेस शो कर देना इलस्ट्रेशन शो करने के बराबर ही होता है। इलस्ट्रेशन में और केस लॉज में फर्क होता है। केस लॉज इलस्ट्रेशन की तरह होते हैं, लेकिन इलस्ट्रेशन और केस लॉ में टेक्निकली फर्क होता है। होता क्या है, केस लॉ जो है वो तो रियल में है, ठीक बात है, केस लॉ जो है वो तो रियल में हुए हैं, वैसा मामला हुआ था, वैसे लोग थे, ऐसा इश्यू उठा था, ऐसा कोर्ट ने हेल्ड किया था। लेकिन इलस्ट्रेशन रियल वाले ही हो जरूरी नहीं है, वो इमेजिनरी भी हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कहते नहीं, मान लो कि उसने ऐसा किया और करके समझा दिया, लेकिन वो एक इलस्ट्रेशन है। जैसे कि बैरेक्ट में होता है, बैरेक्ट में इलस्ट्रेशन दिए होते हैं सेक्शन के नीचे, लेकिन केस लॉ वो रियल में होते हैं, वो बैरेक्ट में आपको शो नहीं करेंगे। अगर शो कर रहे हैं तो समझ लो कि वो बैरेक्ट नहीं है, वो कमेंट्री बुक है एक्चुअल में। बैरेक्ट आपको मार्केट में शायद ही मिलेगा, जितने भी पतले बैरेक्ट भी मिलते हैं आपको, तो उसमें कहीं ना कहीं कमेंट्स करके ऑथर ने अपनी कमेंट लिखी होती है कि एक ऐसा ऐसा केस भी हुआ था या स्टेट अमेंडमेंट ये भी था। तो वो एक्चुअल में बैरेक्ट नहीं है, वो टेक्स्ट, वो कमेंट्री बुक है। ठीक है ना, बस पतली कमेंट्री बुक है और कुछ नहीं। बैरेक्ट मतलब, बेर का मतलब होता है ओनली, और एक्ट मतलब अधिनियम, कानून। तो बेर एक्ट के अंदर सिर्फ कानूनी बात की जाएगी, वो लैंग्वेज जो कि पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने बनाई है। अब उसके आधार पर अगर कल को कोई इशू खड़ा होता है तो उसको सोल्व किया जाएगा उस एक्ट के अकॉर्डिंग। तो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग विद्वान तो हो सकते हैं, लेकिन भविष्य जानने वाले नहीं हो सकते कि 5 साल बाद में ऐसा एक केस उठेगा जिसके अंदर ऐसा डिसाइड होगा, तो वो वहां पे उस वक्त नहीं लिख सकते, है ना। तो वो वहां पर सिर्फ लैंग्वेज लिखते हैं बैरेक्ट की कि ऐसा ऐसा होगा, तो ऐसा ऐसा जो है कानूनन सही है। अब उसके बाद में कल को कोई इशू खड़ा होता है तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या जो भी कोर्ट है वो उस एक्ट के अकॉर्डिंग जजमेंट पास करेगी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि इलस्ट्रेशन और केस लॉ में फर्क क्या होता है। ठीक है, केस लॉ के लिए आप फुटनोट में डाल सकते हैं 1 नंबर 2 नंबर डालकर। इलस्ट्रेशन के लिए आपको फुटनोट में डालने की जरूरत नहीं है, वो आप चलते हुए पैराग्राफ में लिख सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके सिलेबस इस मॉड्यूल के अंदर था जो हमने कवर कर लिया है। मॉड्यूल 6 और 7 ये एक ही टॉपिक है कायदे से, बस 2 टुकड़ों में बांटा हुआ है। तो इस लेक्चर में हम इतना करते हैं। टेक केयर, ओके, बाय।